First of all, I would like to welcome you all in Radical IIT in Medical. Biological classification हम पढ़ रहे हैं and this is going to be lecture number 3. पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन अबाउट जो भी रिलेटेड टू हिस्ट्री वो भी हम ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं. अभी आगे हम पढ़ेंगे और वन बाय वन एक एक जो किंगडम है उनको हम एक्सप्लोर करेंगे. क्लियर? तो 5 किंगडम हमको पढ़ने हैं ना. 5 किंगडम क्या क्या थे? सबसे पहला ये 5 किंगडम जो हम बोल रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन आर.एच. विटाकर. आर.एच. विटाकर जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया था कि 5 किंगडम होते हैं. उसमें पहला था मोनेरा, दूसरा क्या था प्रोटिस्टा, और तीसरा क्या था फंजाई, और चौथा प्लांटी, एंड द फिफ्थ वन वाज एनिमिलिया. तो यहां पर ये प्लांट्स के लिए हम एक अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल्स के लिए अलग चैप्टर पढ़ेंगे. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इनको वन बाय वन पढ़ना है. मोनेरा में हमने क्या सीखा था कि इस मोनेरा में क्या एग्जैक्टली हम सीखते हैं कि मोनेरा में उन एनिमल्स, उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया. हम एनिमल्स तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिज्म प्लेस हैं जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं. प्रोकैरियोटिक आई थिंक अभी आपको अच्छे समझ में आता है ना. प्रोकैरियोटिक अगर हमने कहा है तो प्रोकैरियोटिक की मीनिंग क्या होती है. तो प्रोकैरियोटिक है और साथ ही साथ यूनिसेलुलर. ये दो चीज़ें अगर ध्यान रखें तो हम आसानी से प्लेस कर सकते हैं मोनेरा में, है ना. इसके अलावा न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन या बाकी पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे. ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर दे कैन प्लेस इन मोनेरा. अच्छा, यहाँ एक और चीज़ समझनी थी हमको कि ऐसे कैटेगरी में एक स्पेशल नेम आता है ना. जनरली ये जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे. तो हमको ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है. बैक्टीरिया को हम डिवाइड करेंगे. आर्की बैक्टीरिया किसको कहा, यू बैक्टीरिया किसको कहा. हमने भी कुछ टाइम पहले 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था या 3 डोमेन वाला सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि किस तरीके से तोड़ दिया है कि मोनेरा को भी डिवाइड कर दिया गया. और उसको हमने कहा कि एक बहुत ही पुराने टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, और उसके बाद वाले बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया कहते हैं. इस कारण से 5 की जगह 6 अलग अलग चीज़ें थी. तो अभी हम आर.एच. विटाकर को ही फॉलो करेंगे एंड विल स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट. कॉपी पेन तैयार रखना है. कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप देखते जाएंगे. पहला जो दिखा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, एडमिट हो गया, नो प्रॉब्लम. पहला पॉइंट, प्रोकैरियोट में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बैक्टीरिया है ना. बैक्टीरिया को लेकर यहाँ पर पॉइंट है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, सेल वॉल. सेल वॉल में पहला पॉइंट लिखा है, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन फॉर द म्यूरिन व्हिच इज टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. पहला पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको. दूसरा, सेल मेम्ब्रेन. तो जैसे प्लांट एनिमल्स उनमें अगर मेन कंपैरिजन किया जाए तो प्लांट में सेल वॉल होती है, वैसे यहाँ पर सेम वॉल, वैसे ही सेल वॉल इनमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कंपोजिशन वाइज अलग है. देखो यही वर्ड आपको याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन. याद रहेगा क्या हमने कहा, पेप्टिडोग्लाइकन ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल की कंपोजिशन में, जबकि वहीं पे प्लांट के सेल वॉल अलग होती है. वहाँ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट हो सकता है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट कि सेल वॉल है लेकिन सेल वॉल कंपोनेंट वाइज अलग अलग है. दूसरा, सेल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि उसमें अलग अलग मॉडल्स दिए गए और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हम पढ़ते हैं. और उस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में कहा गया है कि एग्जैक्टली लिपिड जो कि फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. उस फॉस्फोलिपिड की एक लिक्विड लेयर होती है और ये लेयर भी एक दूसरे को ऑपोजिट की तरफ से फेस करती है, मतलब हेड ऑपोजिट होते हैं, टेल वो टुवर्ड होते हैं, तो एक बाई लेयर फॉर्म होता है. तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. और उस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर ऐसा कॉम्बिनेशन एक स्पेशल बाउंड्रीज बनाता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो लेट अस
व्हेन विल स्टडी द सेल बायोलॉजी, हम उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स और एग्जैक्टली जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया दैट वाज अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है उसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड, और फ्लूइड में हमको ऐसे दिखाई देते हैं प्रोटीन्स लाइक जैसे वो चाशनी में गुलाब जामुन रहते हैं तो मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है, तो वो नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है ना? फ्लूइड यानी लिक्विड स्टेट, मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब क्या था वो आपने देखा होगा कि प्रेशर में कुछ स्लीपर्स आती हैं या सोफे आते हैं मोज़ेक पैटर्न में, एक अच्छा पैटर्न होता है। तो हाफ हेमिस्फीयर अगर दिखाई दे तो दैट इज कॉल्ड द मोज़ेक। यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए, उन पॉइंट्स को आपको रीड करना। पहला पॉइंट लिखा है लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन। वो क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या स्पेस का नाम है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम बिकॉज इन दिस स्पेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, हमने कहा था कि ये बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये है तो अलग, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज ये लाइसोसोम के साथ मिलता जुलता है। लाइसोसोम का फंक्शन होता है डाइजेशन, तो ये भी कुछ स्पेशल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। हम बात कर रहे हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस की, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको इसको लिंक किया था कि ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में एग्जैक्टली अंदर की तरफ इनकल्शंस होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। तो आगे हम पढ़ेंगे, स्पेशली जब बैक्टीरिया यू बैक्टीरियाज की बात करेंगे, वेल स्टडी दिस मीजोजोम विच इज अबाउट सेम लाइक द लाइसोसोम। जैसे लाइसोसोम जो होते हैं ये हायर जो ऑर्गेनिज्म है यानी यूकैरियोट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर द डाइजेशन पर्पस, बट इफ दिस आर एब्सेंट स्पेशली इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो उस जगह पर क्या आएगा? तो लाइसोसोम की जगह पर मेसोसोम्स होते हैं, ये आपको सीखना है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, तो वन हो गया सेल वॉल, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या? फ्लूइड, जितना भी फ्लूइड अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसको भी आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा फ्लूइड। और इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, एक होगी साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये अगर वर्ड बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो अब अगर एनिमल सेल को बात की जाए या प्लांट सेल की बात की जाए तो वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में सेल है और सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला दिया 1+2 तो क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। तो कलेक्टिवली ऑल फ्लूइड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी हर एक सेल की हम बात कर रहे हैं, द सेल का पूरा फ्लूइड क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर यानी प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये अलग अलग वर्ड है। यहाँ एक कॉमन बात की है कि साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकते, लाइसोसोम नहीं हो सकता, ईआर बॉडी नहीं हो सकती, गोल्गी बॉडी नहीं हो सकती। आई थिंक ये नाम जो मैं बोल रहा हूँ आपने सुने हैं, सुना है कि नहीं सभी ने? हाँ, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ये प्रोकैरियोट के केस में नहीं होते। इवन न्यूक्लियस इज नॉट बॉन्डेड, वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए उसको हम न्यूक्लियस ट्रू नहीं बोल सकते। इसलिए तो हमने कहा प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मतलब क्या कहते हैं उसको हम? दैट इज कॉल्ड प्रो टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल का नाम पड़ गया प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड लिखा है इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्टिव। आपको बताना है कि उसकी मीनिंग क्या होती है? नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। थर्ड पॉइंट लिखा है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 70s टाइप। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा सेल ऑर्गेनल है? राइबोसोम। राइबोसोम के टाइप हम पढ़ेंगे। हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेशली यूकैरियोट में 80s टाइप का होता है और यहाँ पर प्रोकैरियोट में 70s टाइप होता है। तो राइबोसोम आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड दैट्स व्हाई इट कैन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट, बट टाइप वाइज इट इज डिफरेंट। यूकैरियोट में 80s और प्रोकैरियोट में कौन सा टाइप है? 70s। याद रहेगा? कंफर्म? आगे बढ़े, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। इतने पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट देखेंगे। आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, विकेटेशिया एंड द क्लेमाइडिया। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने आपको रिवीजन भी कराया था, आपने ये नाम भी गिनाए थे मुझे
किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका एक डायग्राम है, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ यू कैन से कि ये शो कर रहा है कि किस तरीके से मोनेरा को अलग अलग डिविजन्स में, मतलब अलग अलग एरियाज में दिया गया है। लाइक यहाँ पर रिकेटेशिया दिया है जो कि इन यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ये सेल यूकैरियोटिक, उसके अंदर ये पैरासाइटिज्म जैसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बैक्टीरिया है, उसमें ग्राम नेगेटिव लिखा है, मतलब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। कैसे निकालेंगे, कैसे ये स्टेन के बेस पर सेपरेशन किया है, क्यों है, उसके सारे बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ ये हो गया। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा है स्पायरोकीटी, ये क्या था, बैक्टीरिया ही है लेकिन स्पायरल फॉर्म में है। साइनोबैक्टीरिया स्पेशल ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम कहते हैं। ये फर्स्ट एनिमल या ऑर्गेनिज्म कहला सकते हैं, नॉट एनिमल, ऑर्गेनिज्म कहला सकता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ एग्जाम्पल्स सिर्फ आपको याद होने चाहिए। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया मतलब सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए होंगे। एवोल्यूशनरी दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने, मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नॉन लिविंग से लिविंग में, पहले तो प्रोटोबायंस कोआसर्वेट्स आए जो कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जब एक पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म आया तो उसमें बैक्टीरिया पहले थे। बैक्टीरिया में भी सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, आर्की बैक्टीरिया। They were the first to be born on our planet and they are present nowadays with their primitive characters. They are the oldest living fossils. आर्की का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल, पुराने, प्रिमिटिव। तो यहाँ ध्यान रखना, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल मतलब आज की डेट भी प्रेजेंट है इसलिए लिविंग, और उनके उतने पुराने फॉर्म भी अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। अगर फॉसिल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेकिन उनके लिविंग फॉर्म नहीं होते तो हम उनको मिसिंग लिंक कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आज की डेट पे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और जब लाइफ नहीं थी पूरी तरीके से उस टाइम पे भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो फर्स्ट लिविंग फॉर्म है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। आर्की बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। आर्की बैक्टीरिया में जो प्रोटीन है वो लगभग होमोलॉगस हैं यूकैरियोटिक में जो कोर हिस्टोन होते हैं उनके बराबर। मतलब कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट में जो चीज़ें हैं वो यूकैरियोट में भी होती हैं, और एक रिसेम्बलेंस देती हैं कि यूकैरियोट्स कहीं और से इवॉल्व नहीं हुए हैं बल्कि प्रोकैरियोट का ही इवोल्यूशन होगा तो वो यूकैरियोट में ट्रांसफॉर्म होंगे। हिस्टोन क्या है, तो जब हम डीएनए के बारे में कभी एक्सप्लेन करेंगे, है ना, एग्जैक्टली जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो डीएनए पैकेजिंग सीखेंगे। तो डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज, और जब उसको पैक किया जाता है तो वो पॉजिटिव स्फीयर जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो कभी उसको हम रिलेट करेंगे। द सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे हमने सेल वॉल बात किए थे, केमिकल कंपोजिशन सिर्फ नाम याद रखना है, केमिकली क्या है ये, पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन, तो नाम रख दिया पेप्टिडोग्लाइकेन, या ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। लाइक दैट ऑफ यूबैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, pseudomurine and complex polypeptide। क्या मतलब निकला, बोल रहे हैं the cell wall is not made up of, बैक्टीरिया के लिए हमने जनरलाइजेशन क्या कहा था कि सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन ध्यान रखना है कि आर्की बैक्टीरिया में म्यूरिन का बना होता है और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। क्लियर, जनरल वे में इफ यू आर सेइंग द बैक्टीरिया यू कैन से द पेप्टिडोग्लाइकेन जनरल, लेकिन आर्की बैक्टीरिया कह दिया तो आप बोलेंगे इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन द म्यूरिन इज प्रेजेंट। तो म्यूरिन के कारण इसको हम आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूड करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अब एक यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज हाईली कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द ब्रांच लिपिड चेन। यूनिट मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथली एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, अलग अलग होती है। ये ब्रांचिंग किसकी होती है, लिपिड्स की होती है, तो लिपिड चेन की ब्रांचिंग होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। इन आर्की बैक्टीरिया सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 16S RNA इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स। और बाकी प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में इन आर्की बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं जो RNA है 16S RNA ये अलग होता है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। नाउ द टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, पहला है मेथेनोजेन। सबसे पहला हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें कि क्या आर्की बैक्टीरिया के टाइप होते हैं तो पहला नाम मेथेनोजेन है, याद रहेगा, अभी कुछ देर बाद पूछूंगा मैं। मेथेनोजेन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मेथेनोजेन बैक्टीरिया सुना तो होगा,
कहाँ सुना पहले? हाँ, तो हम बात करते हैं ये वेस्टिजियल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो पकाकर खाना खाते हैं। अगर पकाकर खाना खा रहे हैं तो ये तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। लेकिन हमारे साथ साथ पैरेलल इवोल्यूशन, यानी जब से ये वेस्टिजियल हुआ तो हमारे साथ कैटल में भी वेस्टिजियल हो गया। गाय बैल जो हैं उनके अंदर भी अपेंडिक्स कैसा है, वेस्टिजियल है, तो उनके अंदर भी सेल्लेज नाम का एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। अब वो क्या करें, इसीलिए वहां पर वो जो स्टमक था रुमेन, उस रुमेन में जब सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है तो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट द सेल्लेज, बट यहां पर जो मेथानोजन है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो दिस सेल्यूलोज इज ब्रेक डाउन not by the enzyme but by microorganism which is known as methanogen। ये मेथानोजन बैक्टीरिया इसको फर्मेंटेट करते हैं और उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में गैस रिलीज होती है एंड दैट गैस इज कॉल्ड मिथेन। और यही मिथेन गैस क्या यूज की जाती है, फॉर कंबशन पर्पस। जैसे एलपीजी में हम ब्यूटेन गैस से यूज कर रहे थे, वैसे बायोगैस प्लांट में कौन सा गैस यूज करते हैं, मिथेन। तो ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये बैक्टीरिया उनके काउडंग में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो स्टमक से जा रहा है तो उनके वेस्ट में होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो फॉडर वेस्ट गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ऐसे जनरली निकलता है, या कचरा निकलता है ना, प्लांट के ट्विक्स हो सकती है, उन सबको डंप किया जाता है, उनको प्रॉपर गोबर से उनको मिलाया जाता है, प्रॉपर मिक्सचर बनाया जाता है और उसको उस गोबर गैस प्लांट में इनपुट दे दिया जाता है, इनलेट कर दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब प्रॉपर ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, मेथानोजन बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेट करेगा, तब जाकर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उसको कलेक्ट किया जाता है और स्टोर करने के बाद जब रिक्वायरमेंट होगी तब उसको कंबस्ट कर दिया जाता है। तो लाइटिंग पर्पस है ना, गाँव में अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो घरों में लाइटनिंग करने के लिए उस गैस को यूज़ किया जाता था, कुकिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता था और उसमें उनको लागत नहीं लग रही, उनको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बनाने के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, देयर आर सम सब्सिडाइज, उनकी हेल्प से, सब्सिडीज़ की हेल्प से कम लागत पे उस प्लांट को बनाया जा सकता है और जो डेली वेस्ट निकल रहा है उसी वेस्ट से वो फ्यूल भी तैयार हो रहा है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेट है। शहरों में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि दैट रिक्वायर अ बिग स्पेस, तो शहरों में जगह की कमी है, इस कारण से गोबर गैस प्लांट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। वी आर मूविंग टुवर्ड द सोलर एनर्जी, ना, सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा हम अर्बन एरियाज में एक अट्रैक्शन देखा जा रहा है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया, तो आपको ध्यान रखना है कि रुमेन नाम का स्टमक प्रेजेंट होता है और रुमेन होने के कारण एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रुमिनेंट एनिमल। देखो चेंजेस होते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम डिफाइन करते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस। तो एक बदलाव यानी चेंजेस, ये हमेशा होते रहता है। अब इस बदलाव में कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि हमारा जो डिपेंडेंसी थी कि जब से फायर की डिस्कवरी हुई, फायर एज आया, तो हमने ऑलरेडी पकाकर खाना चालू कर दिया था। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ हमेशा एक पेन रखता हूँ कि जब भी कभी यूज पड़ता है मैंने पेन निकाला और मैंने उससे लिखना यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद डिजिटल वर्ल्ड जो आ रहा है, जैसे यहाँ पर वो क्या नॉर्मल पेन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्टाइलस यूज होता है। तो एक लंबे टाइम तक हमने जब से मैंने स्टूडेंट लाइफ छोड़ी तब से क्या हो रहा है कि लिखने वाला काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पेन रखा था, किसी ने पेन मांगा और मुझे वापस दिया ही नहीं, लेकिन मैं खुद भूल चुका हूँ कि मेरे पास पेन था, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ चुका हूँ। करके उसके जाने से प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जब से फायर की डिस्कवरी हुई ऑलरेडी हमारा जो हैबिट था या हमारा स्टाइल जो था वो चेंज हो चुका था कि हम चीज़ों को पका कर खा रहे थे। इस कारण से जो सेलुलोज है वो सेलुलोज ऑलरेडी क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन है। तो देयर इज नो नीड ऑफ दैट एंजाइम सेलुलेज टू ब्रेक डाउन दैट सेलुलोज। इसीलिए जब वो चेंज आया और अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी प्रेजेंस ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि पुराने वक्त पे हम लोग
उस ग्लैंड से सेलुलोज सिक्रीट करते थे, यानी सेलुलोज को भी डाइजेस्ट किया जा सकता था। तो वो होना एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वेस्टिजियल ऑर्गन का होना ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो बता रहा है कि पुराने टाइम पर हमारे अंदर ऐसे सिस्टम होते थे जो आज की डेट पे नहीं है। अगर नहीं होता तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है ना। अगर वो चीज ही नहीं होती तो हम कैसे बताते कि ये ऐसा भी होता हुआ होगा। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो कैटल्स में भी हमारी तरह ही हुआ क्योंकि पैरेलल इवोल्यूशन होता है। तो वहां पर ऐसा कुछ मैकेनिज्म है, वो तो कुक करके नहीं खा रहे, तो उनके अंदर ह्यूमन है और रूमेन में मेथेनोजन बैक्टीरिया है। तो ये सारा कुछ आप याद रखें मेथेनोजेंस के लिए। तो मेथेनोजेंस ये केमिकल रिएक्ट करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो गोबर गैस ग्लैंड प्लांट में इन्हीं का यूज होता है। तो देखो लिखा है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज इन्फ्लेमेटिव, दिस इज फ्यूल, दिस वी कंसीडर्ड एज फ्यूल, बायोगैस वाला। आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेथेनोजेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स है, मतलब अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। दो चीजें होती हैं, या तो कंप्लीटली वैसे ही हो जो लिखा हुआ है, या फिर कंप्लीटली नहीं होने के कारण ये अपने सराउंडिंग को देखते हुए चेंज कर सकते हैं। देखो आगे लाइन पढ़ो। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट CO2 ऑफ स्वैम्पी एरिया यानी मार्शी एरिया इनटू मीथेन। एग्जांपल मेथैनोबैक्टीरियम, मेथैनोकोकस। ये पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है मेथैनोजेन, लेकिन पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा तो आपको ये नाम बताने हैं, मेथैनोबैक्टीरियम या फिर मेथैनोकोकस। याद रहेगा। This bacteria convert the organic substance cellulose present in the cow dung into methane by fermentation। तो fermentation की रिएक्शन होती है और fermentation के कारण ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा, मेनली वो क्या था, सेलुलोज था, उसको कन्वर्ट करते हैं मिथेन में। तो गोबर गैस फर्मेंटेशन, फर्मेंटर जो प्लांट, वो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। उस फर्मेंटर में जो काउ डंग हम यूज कर रहे हैं उसमें बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा तो मिथैनोकोकस, देखो सेम ऊपर लिखा है, या फिर मेथैनोबैक्टीरियम। तो दो नाम याद कर लो। नेक्स्ट थर्ड, आर्कीबैक्टीरियम इज फाउंड इन द रुमेन ऑफ द कैटल एज अ सिम्बायोंट where it digests the cellulose and by fermentation convert into methane। उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है रुमेनोकोकस। आर्कीबैक्टीरियम इज फाउंड इन द रुमेन ऑफ कैटल। तो कैटल के अंदर अगर हम बात करें स्टमक में क्या था, रुमेन स्टमक में क्या था, उसमें अगर उस बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है, इनके अलावा आप रुमेनोकोकस लिख सकते हैं। क्लियर? काउडंग में अलग लिख रहे हैं, लेकिन अगर स्टमक में लिख रहे हैं तो दूसरी जगह पे दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो उनके अलावा आप ये एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, नॉट द पैरासाइट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरे एनिमल्स के अंदर होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को ही फायदा होता है, बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल जाता है और जिस होस्ट के अंदर है उस होस्ट का भी काम कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, मेथेनोजन हमने पढ़ लिया, मेथेनोजन याद हो गया। एक एग्जांपल मेथैनोकोकस, रुमेनोकोकस, मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज इनटू मीथेन, मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। हेलोफाइल्स दूसरा, हेलोफाइल्स का मतलब क्या है, दिस आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया मतलब सॉल्ट का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा है। दे स्टोर केसीएल इन देयर सेल। अब ऐसे सॉल्टी एरिया में रहने के कारण वो सराउंडिंग का सॉल्ट जो है, स्पेशली पोटेशियम क्लोराइड, उसको सेल के अंदर स्टोर करते हैं। हेलोफाइल्स आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इन विच अ पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन इज फाउंड। ड्यू टू दिस रीजन मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब द ब्राइट लाइट एंड डायरेक्टली फॉर्म्स एटीपी। थोड़ा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ये है कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब एक कलर कॉजिंग केमिकल होता है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोरोडोप्सिन।
अब रोडोप्सिन कहाँ नाम आता है? अपनी आईज में, है ना, रोड्स होते हैं, तो उन रोड्स में जो पिगमेंट होता है दैट इज रोडोप्सिन। तो वैसे ही रोडोप्सिन, लेकिन केमिकली थोड़ा अलग है, इसको बोलेंगे बैक्टीरिया रोडोप्सिन, ये उनमें प्रेजेंट होता है और इसकी एफिशिएंसी क्या है कि ये डायरेक्ट सनलाइट जो ब्राइट वेवलेंथ की होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके एटीपी बना सकता है। यानी एक तरीके से क्या हो गया, लाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज कर रहा है। They cannot prepare food carbohydrate like the eubacteria, example the holococcus। तो ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एटीपी बना रहा है, लेकिन फूड नहीं बना रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस अलॉन्ग विद द एटीपी। यहां पर एटीपी तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एटीपी यानी एनर्जी तो बन रही है, लेकिन वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहा। तो दिस इज द डिफरेंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एग्जांपल में हेलोकोकस, ठीक है, हेलोकोकस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स यानी दिमाग में क्या आना चाहिए, सॉल्टी एरिया में रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया के टाइप्स। तीसरा थर्मो टेम्परेचर, एसिडो यानी एसिड फाइल्स, यानी ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि ऐसे एक्सट्रीम सराउंडिंग में रह सकते हैं। लाइक यहां लिखा है, दिस आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड एट दोज प्लेस वेयर टेम्परेचर इज अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे टेम्परेचर में रह सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहां देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल टाइप के सेल्स बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऐसे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में रह सकते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। एंड मीडियम इज एसिडिक pH 2, यानी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, गर्म पानी के फव्वारे जो होते हैं, वहां पे भी ये रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड वॉल्केनो के माउथ में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। वॉल्केनोज जो होते हैं जहां पर एब्रप्टली लावा एरप्शन होता है, वहां पे भी ऐसी एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी ये सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। एग्जाम्पल द थर्मोएसिडोफिलम, ये नाम रख दिया गया इसका। थर्मोएसिडोफाइल्स हैं तो नाम रख दिया थर्मोएसिडोफिलम। थर्मस एक्वाटिकस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब हम डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे रेप्लिकेशन में, जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड द टैक पॉलीमराज, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? थर्मस एक्वाटिकस। क्लास 12th में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वहां वो नाम यहां पर दिया हुआ है विच इज कैटेगराइज्ड एज थर्मोएसिडोफाइल्स। एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा है अभी, नोट में देखे, बैरोफिलिक यानी जो प्रेशर को टॉलरेट कर पा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स विच ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स। जैसे जैसे ओशियन या सी में अंदर नीचे जाएं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे इतने हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे व्हेल की बात करें या बाकी एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है, लाइक यहाँ पर हम बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ये उस एक्सट्रीम हैबिटाट जहाँ पर हाई प्रेशर है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर और पीएच से रिलेटेड था। थर्मोएसिडोफाइल यहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलेंगे बैरोफिलिक प्रोकैरियोट। लेकिन इसको मेन कैटेगरी नहीं दी गई है। तो हमने पहला क्या पढ़ा था, इससे पहला वाला मेथेनोजेंस, दूसरा क्या पढ़ा हेलोफाइल्स, तीसरा क्या पढ़ा थर्मोएसिडोफाइल्स। 3 कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया 3 मेन कैटेगरी में हमने सीखा। फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, जो बैक्टीरिया मतलब 2 टाइप। प्रिमिटिव के बाद आज की डेट में भी जो बैक्टीरिया एडवांस बैक्टीरिया उनको बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू के लिए वर्ड बना है यूबैक्टीरिया। हिस्ट्री, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द रेनी वाटर एंड लेटर इन द टीथ स्कम ऑफ द लिवन हॉक इन 1675। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। एंड कॉल देम एनिमाकुले। द डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय द लिवन हॉक। समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ पर लिवन हॉक जो है बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं,
इन्होंने इनकी डिस्कवरी की रेनी वाटर, और बाद में जो टिथ के ऊपर चिपका हुआ, खाना खा लेते हैं टिथ के ऊपर बहुत सारा कुछ चिपका होता है, दैट इज कॉल्ड द टिथ स्कम, उसके अंदर ये पाया, माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई थी, तो माइक्रोस्कोप लगा कर उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल जैसे करके उन्होंने नाम रख दिया एनिमाकुले, बट हमको मालूम होना चाहिए नाउ दैट कैन नॉट कॉल एनिमल, दे आर ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द मोनेरा, exactly they are the bacteria. This discovery was published in his book The Secret of Nature discovered by the Leeuwenhoek. तो ये बुक में ये पब्लिश किया गया, तो ये वो जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटन वॉन लीवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब छोटे एनिमल्स, उनको देख पाना, उसके लिए जरूरी क्या था, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होना। तो माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तभी जाके पॉसिबल हो पाया कि हम जो सोचते थे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं, वो भी चीज़ समझ में आने लगी कि यस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम नहीं देख पा रहे थे, हमारी आई की वो कैपेसिटी नहीं है कि नेकेड आई से हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाए। तो बैक्टीरियाज को देखना पॉसिबल हो पाया। तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। उनके फादर का क्रेडिट एंटन वॉन लीवेनहॉक को जाता है। टर्म बैक्टीरिया वॉज कॉइन्ड बाय द एफ.जे. कॉन एंड द एरनबर्ग। देखो ये साइंटिस्ट के नाम जो है आपको अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, क्वेश्चन जनरेट करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहेगी। लेकिन बाद में ध्यान रखो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके टॉपिक टेस्ट होंगे या अभी आपको डीपीपी मिलेगी तो उनमें ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहेगी। तो आप ध्यान रखें, ये थोड़ा ध्यान देना है कि बैक्टीरिया वर्ड कॉइन करना, वर्ड नामकरण की हम बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड जिसने कॉइन किया उनका नाम क्या है, कॉन एंड द एरनबर्ग। लेकिन किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने नाम दिया था एनिमाकुली, वो कौन थे, एंटन वॉन लीवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको क्रेडिट जाएगा, एंटन वॉन लीवेनहॉक। बर्जी प्लेस बैक्टीरिया इन द प्रोजोफाइटा ग्रुप, उस समय रखा है ना, अब ये फॉलो नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या किया। एंड रोट अ बुक मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। जोसेफ लिस्टर इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा हिस्ट्री जैसा हो रहा है, बहुत सारा, थोड़ा ही देखना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है उसके ऊपर, रटना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है आप पेजेस पलटाओ तो कौन सी बुक में दिया है ढूंढते रह जाओ, ऐसा नहीं, इसलिए ये आपके पास नोट्स है। आप देखें यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता है, आप यहां से आंसर ले सकते हैं। रॉबर्ट कोच, अब ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ इसको, नो प्रॉब्लम, ये याद रखो। रॉबर्ट कोच he gave Koch postulates of the disease, he awarded Nobel Prize for his work। अच्छा काम किया है तो नोबेल प्राइज मिला है उनको, है ना। कोच postulated do not applicable on the obligate parasite, example the mycobacterium leprae, ये बैक्टीरिया है, लेप्रेसी जानते हैं ना, एक डिसीज हो जिसको हिंदी में हम कोढ़ कहते हैं, तो दैट लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, या फिर वायरसेस, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है लेकिन बाकी के ऊपर ये अप्लाई होता है। ही प्रिपेयर्ड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ऑन कल्चर मीडियम, उन्होंने पैक्टिडिश कल्चर मीडियम, उसमें बैक्टीरिया को कल्चर करके दिखाया, ठीक है। रॉबर्ट कोच, हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, देखो नाम सेम है लेकिन वो हुक है ना, हुक और ये कोच अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो वो जो हाँ सुना सुना लग रहा है ना वो कंफ्यूजन करता है और उस कारण से फिर आपके ऑप्शंस जो हैं वो गलत होते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और साथ ही साथ ये ध्यान रखो कि आपको कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, उसमें ऑप्शंस ऐसे रहेंगे मिलते जुलते कि आप फंस जाए उसमें, ठीक। हम आते हैं यूबैक्टीरिया में शेप क्या होता है, थोड़ी हिस्ट्री हमने देख ली, कुछ उसका इंट्रोडक्शन पॉइंट देख लिया, अब पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। शेप, बैक्टीरिया शो लार्ज वेरिएशन देयर शेप बहुत अलग अलग है, कैसे शेप हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर द डिफरेंट
टाइप्स, पहला लिखा हुआ है कोकस, है ना, प्लूरल वर्ड होगा कोकाई, सिंगल क्या कर सकते हैं आप उसको, कोकस, लेकिन जब प्लूरल बोलेंगे तो कोकाई बोलेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, कोकस कब बोलना है, जब ऐसे दिखाई दे स्फेरिकल शेप के, बहुत सिंपल सा है। दूसरा पॉइंट लिखा है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में सबसे छोटा होगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा इनके अंदर रेजिस्टेंस करने की स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल में लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दिस कॉज निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखें, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बैसिलस, दिख रहा है सभी को, तो अगर स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है स्फेरिकल है, इसलिए 3D लगाया, तो स्फेरिकल है तो कोकस बोलना है, प्लूरल तो कॉकी। सिलेंडर शेप है तो क्या बोलोगे, बैसिलस, प्लूरल बैसिली। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दिस आर रॉड शेप, तो सिलेंड्रिकल मतलब रॉड शेप। इकोलाई, ज्यादातर बैक्टीरिया बैसिलस कैटेगरी में आते हैं, जहां तक कि दूध से हम जब कर्ड बनाते हैं लैक्टोबैसिलस, याद है, देखो नाम कैसे पड़ा उसका, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो क्यों, क्योंकि लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में प्रेजेंट होने वाला, तो वहां पर उसका कन्वर्जन कर रहा है। ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई उसका पूरा नाम है, बैसिलस एंथेरासिस, तो ये कुछ एग्जांपल हो गया। लैक्टोबैसिलस मैंने एक और बता दिया आपका। तो रॉड शेप रहेंगे तो बैसिलस, स्फेरिकल रहा तो क्या बोलेंगे, कोकस। तीसरा देखो कैसा दिखाई दे रहा है, स्पाइरल, स्प्रूलम, तो स्प्रूलम प्लूरल स्प्रूला, सिंपल याद रखना है, स्पाइरल शेप के होते हैं, स्प्रूलम वोलुटेन एंड द ट्रैपोनेमा, ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वाला शेप देखो कैसा दिखाई दे रहा है, कॉमा जैसा दिखाई दे रहा है, विब्रियो या कॉमा इसको बोलते हैं। तो ये शेप लिखा हुआ है कि कॉमा शेप रहेंगे, एन एग्जांपल इज विब्रियो कोलेरी, कोलेरा, वन ऑफ द डिसीज, तो दैट डिसीज इज कॉज्ड बाय दिस। दूसरे में देखा जाए अदर में ये दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो गया कि ये पूरी तरह से रॉड शेप भी नहीं है और पूरी तरह से स्फेरिकल भी नहीं है, यानी कोकस भी है और बैसिलस भी है, तो क्या नाम रख दिया इसका, कोकोबैसिलस, कॉम्बिनेशन है, सिंपल। यहां देखो ये स्पायरोकीटी है, स्पाइरल समझ में आ रहा था, लेकिन ये अगर फ्लैट हो जाए तो स्पाइरल भी दिख रही है, लेकिन ये फ्लैट होने के कारण पूरी तरह से स्पाइरल नहीं, तो स्पायरोकीटी इसको हम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे हम अब फोकस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेंगे बैक्टीरिया का। ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक जनरल मैंने दिखाया कि ऐसा बैक्टीरिया होता है, नेकेड आई से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब जाकर दिखाई देंगे। प्रोकैरियोट का, प्रोकैरियोट का जनरली साइज कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोन, है ना, इतना छोटा ये साइज में हो सकता है। लेकिन अगर 5 to 100 माइक्रोन होते तो वो तो यूकैरियोट्स के लिए होते हैं, तो ये काफ़ी छोटे रेंज में आते हैं, माइक्रोन में 5-10 माइक्रोन के बीच में ही जनरली इनका साइज होता है। यहाँ देखो अलग अलग नाम दिए हैं, क्रोमोसोम, पाइलस, राइबोसोम, इनकल्शन, फ्लैजेलम, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आपको ER बॉडी नहीं मिली, आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगी, आपको न्यूक्लियस ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, न्यूक्लियोइड होता है। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि हम जनरली जानते हैं कि प्लांट या एनिमल सेल में होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक कॉमन लग रहा होगा, राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोट में भी होता है और प्रोकैरियोट में भी होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर है। तो एक पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, बाकी न्यूक्लियस तो है ही, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक है। चलो वन बाय वन हम उसको स्टडी करेंगे। अगर स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की बात की जाए, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दिखने में सिंपल लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। सेल स्ट्रक्चर,
फॉलोइंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला सेल एनवेलप कवरिंग, ठीक। कवरिंग में देखें तो सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर। पहला आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स, सबसे बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकैलेक्स की कवरिंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, या दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिस्ट। सेल वॉल नहीं है वो, ठीक है, वो क्या है, कैप्सूल है। दूसरा सेल वॉल, अब आया सेल वॉल किसका था पेप्टिडोग्लाइकन में, सॉरी मैंने बता दिया, मैं पूछना चाह रहा था कि सेल वॉल क्या है, किसका बना होता है। तो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया केस में किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। आर्की बैक्टीरिया म्यूरिन, यू बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन। तीसरा चाहे कोई भी हो, सेल है मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये। अब देखो यहां इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे नीचे की तरफ पर दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां गैप भी प्रेजेंट था ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इसी से चिपका हुआ सबसे बाहर की तरफ पर ये ऐसा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये पूरी तरह से एक प्रॉपर लेयर तो नहीं होता है ना, चिपचिपा एडहेसिव जैसा प्रेजेंट होता है। दैट अपर इज यू कैन राइट 1, this is 2 cell wall, this is 3 cell membrane, और ये जो बच गया ये क्या था, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। उसका फंक्शन हमने देखा था कि ये एनालॉगस है लाइसोसोम के, ठीक, ये देख लें, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तीनों मिलके एक साथ कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड सेल एनवेलप। इसको मिलाकर हम बोलेंगे सेल एनवेलप, तीनों को मिलाकर। क्लियर, समझा। मैं अगर इसको बंद करूं और क्वेश्चन पूछूं तो बनेंगे कुछ कुछ। कंपोजिशन थोड़ा ध्यान रखना है ना, यहां ध्यान रखें कहां पर हमने क्या केमिकल बोला है, स्पेशली जैसे ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल के लिए। लेकिन जब सेल वॉल कहें तो यहां पर क्या लिखोगे, पेप्टिडो ग्लाइकन, ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स वाला चीज हो गया, यहां पेप्टिडोग्लाइकन। और सेल मेम्ब्रेन कैसा था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेकिन ब्रांच होती है ना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, ये ध्यान रखें, ब्रांच्ड है, कॉम्प्लेक्स है। बढ़े आगे, ये सेव नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। इरेज करूं, चलो, तो ये पॉइंट हमने सीखे एनवलप को लेकर। देखो यहां पर ये एनवलप हो गया। एनवलप में पहले कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, एनवलप। मुझे बताओ कि सेल वॉल किसका बना होता है। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन बैक्टीरिया, एक टाइपिकल बैक्टीरिया है। तो इसमें सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या था, कौन आंसर देगा इसका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। वहीं पर कैप्सूल जो है, जो स्लाइम लेयर बनी हुई है, ये किसका बना था, पेप्टिडोग्लाइकेन। स्लाइम लेयर मतलब वो चिपचिपा जैसा, जैसे स्मूथ होता है पेन में भी कभी कभी ग्रिपिंग के लिए रहता है रबर, तो वैसे यहां पर भी वो एक स्मूथ चिपचिपा जो सरफेस जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन, दिस इज
सॉरी दिस इज ग्लाइकोकैलेक्स और ये किसका था, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोकैलेक्स, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन, दो अलग अलग चीज है। सेल मेम्ब्रेन तो आपको नॉर्मली बोलना है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बट दैट इज नॉट यूनिट मेम्ब्रेन, दैट विल बी ब्रांच एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये समझ में आ गया। अब अगर हम इस एनवलप को बाहर निकालते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या दिखाई देगा, तो जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म में आप देखो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है क्रोमोसोम। क्लियर, देयर इज न्यूक्लियस विच इज नॉट वेल डिफाइंड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलने का मतलब क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोलस अलग चीज है। हायर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान जरूर देना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है आपको लगेगा मिलते जुलते हैं और डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए फोकस करें। न्यूक्लियोइड इज डिफरेंट, न्यूक्लियोलस इज डिफरेंट। यहां न्यूक्लियोइड लिखा हुआ है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कैसे प्रिमिटिव है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, अब अंदर डीएनए आरएनए वो सारा कुछ प्रेजेंट है। क्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बोल सकते, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बोल सकते, साइटोप्लाज्म नहीं बोल सकते, ओवरऑल यू कैन से सिंपली द प्रोटोप्लाज्म। अब बाहर जो लिक्विड है उसमें कौन से सेल ऑर्गेनल है, एक तो याद रखें राइबोसोम है। राइबोसोम में मतलब प्रोटीन बनाएगा। दूसरा, प्रोटीन बनाने के साथ साथ रेस्पिरेशन करना बहुत जरूरी था, तभी तो एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां है, यहां पर ढूंढो। तो यहां हमने पढ़ा था पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है दैट मूव इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब वो अंदर की तरफ बैंड हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। तो समवेयर, क्योंकि इस डायग्राम में नहीं है, यू कैन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे मेसोसोम, एंड दिस मेसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन करता है और इस कारण से एटीपी बनेगी, मतलब फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल। बाकी ट्रांसपोर्टेशन यहां पर इंट्रासेलुलर करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई ईआर बॉडी इज नॉट देयर। पैकेजिंग के लिए यहां पर गोल्गी बॉडी नहीं प्रेजेंट होता है, तो ईआर बॉडी, गोल्गी बॉडी, दिस आर द हायर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड दिस आर लैकिंग इन दिस टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोट में जनरली नहीं होते हैं। ओवरऑल यहां पर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो यू कैन से सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर। एक जरूरी पॉइंट ये था कि राइबोसोम का टाइप आप ध्यान रखें। जो कौन सा टाइप लिखा था यहां पर, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, दो याद रखने थे 70s और 80s। यहां पर कौन सा टाइप लिखूं मैं, वेरी गुड, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम होता है, बट दैट विल बी 70s राइबोसोम। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसमें हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि सेल स्ट्रक्चर, सेल एनवलप में तीन चीजें हैं, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमने इस डायग्राम पे फोकस किया था। तो डायग्राम में अभी आपको ये चीज देखना है, डायग्राम पे बार बार आते जाएंगे क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जितनी चीजें लिखी थी वो मैंने आपको बताई और स्पेशल कुछ पॉइंट बताए, लेकिन हम बार बार इस डायग्राम पे आते जाएंगे। लेट्स सी आगे। ग्लाइकोकैलेक्स वो क्या हो गया, कैप्सूल। सेल वॉल, इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है पेप्टिडोग्लाइकन। देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ें, क्योंकि बीच में एक डायग्राम आया था जहां पर हमने कहा था कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होती हैं। तो ग्राम, ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए एक स्टेनर बनाया, ग्राम स्टेनर। जो ग्राम स्टेनर से स्टेन हो जाएंगी
उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, जो नहीं होंगी उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बाद में हम थोड़ा और डिटेल देखेंगे कि एग्जैक्टली स्टेन होने पे वो क्या कौन सा कलर एग्जैक्टली प्रोड्यूस करते हैं। अभी सिंपल तरीके से समझें तो जो पॉजिटिव है ग्राम पॉजिटिव, उसमें सेल वॉल वो थिक होती है। थिक मतलब सिंगल लेयर एंड थिक, सिंगल लेयर बट थिक, यानी ज्यादा मोटी होती हैं, इस कारण से स्टेन को वो कैप्चर करती हैं और कलरफुल दिखाई देती हैं। जबकि वहीं पर दूसरे जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं उनमें सेल वॉल सिंगल लेयर ना होते हुए डबल लेयर होती है। डबल लेयर है बाहर वाली और अंदर वाली। अंदर की तरफ देखें, आउटर लेयर इज थिक एंड इनर इज थिनर, कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल थिकनिंग ज्यादा किसकी होगी? ग्राम नेगेटिव वाले में। तो ये स्टेन करने को रेजिस्ट कर देगा। तो स्टेन नहीं होगा तो हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, स्टेन होगा तो ग्राम पॉजिटिव, सिंपल वे में। लेकिन थोड़ा उसमें और भी करेक्शन है, और भी चीजें होती हैं। तो अभी आप सिंपल तरीके समझें कि जो स्टेन हो गया पॉजिटिव, जो नहीं हुआ ग्राम नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, मतलब सिंगल सेल वॉल बट थिक। ग्राम नेगेटिव डबल मेम्ब्रेन, आउटर थिक इनर थिन, ओवरऑल थिकनेस पॉजिटिव वाले से कम रहेगी। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या फंक्शन है सेल वॉल के वो देखें। सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, इट प्रिवेंट बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल इन द हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, यानी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा अगर वेरी करता है तो उस समय बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाएगा। तो ये फंक्शन है। सेल वॉल का सीधा मतलब क्या था, जैसे प्लांट हमने पढ़ा है, प्लांट के सेल के बारे में हम जानते हैं, तो वो फंक्शन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है एडिशनल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीजें नहीं हो सकती। तो इसीलिए सेल वॉल यहाँ पर एक एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द मेंटेन शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल इरेगुलर होती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लांट की तरह सेल वॉल है, इसीलिए शेप क्या होगा, that can be spherical, that can be rod shape। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली एनिमल में, हम ऐसे शेप के नाम नहीं देते क्योंकि शेप डिसाइड नहीं होता, इरेगुलर होता है। लेकिन यहां पर शेप देने के लिए मेन फंक्शन किसका था, रिस्पॉन्सिबल क्या है, सेल वॉल। तो ड्यू टू दिस सेल वॉल शेप कैन बी ऑब्जर्व्ड। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू बैक्टीरिया। मेन फंक्शन ही है कि मेन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एल फॉर्म क्या होता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डिसॉल्व बाय लाइसोजाइम्स। कुछ एंजाइम जो हैं, लाइसोजाइम्स एंजाइम, ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेल वॉल जो कि उस लाइसोजाइम एंजाइम से डिसॉल्व हो सकते हैं, बैक्टीरिया को हमने कैटेगराइज कर दिया एल फॉर्म बैक्टीरिया। दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। तो आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप सिंपल याद रखें, हाँ एल फॉर्म भी कुछ एक तरीका था जो कि सेल वॉल से रिलेटेड है। एल मतलब लाइसोजाइम, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो कैप्सूल याद रखना है। बहुत सारे केस में दिस कैप्सूल इज पैथोजेनिक इन नेचर। देखो यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीनिशियस नेचर की भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट नेचर की हो सकती है। प्रोटेक्शन मेनली प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और ये पैथोजेनिक नेचर का हो सकता है। बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, तो डिसीज कॉज करने में जो पैथोजेनिसिटी है, दैट कैन बी, इट कैन बी अ रीजन। ग्लाइकोकैलेक्स जो कि कैप्सूल फॉर्म कर रहा है, डब्ल्यूबीसीज जो हमारे अंदर डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे बचाता है। साथ ही साथ कॉलोनी बनाने में हेल्प करता है। सिंगल नहीं रहेंगे तो कॉलोनी बनाएंगे तो स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, या फिर बैसिलस हो सकता है। तो स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलो जब कॉलोनीज बनेगी उस समय ये हेल्प करेगा। तो प्रोटेक्शन from the WBCs or other microorganism as well as help in this kind of colony formation. Glycocalyx prevent the phagocytosis of bacteria and responsible for pathogenicity. This point is important. जो मैं आपको बोल रहा था कि ये डिसीज फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ ये फैगोसाइटोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, इतनी पॉइंट समझ में आए? तो आज के लिए आज इतना ही, थोड़ा सा लेट हुआ तो सॉरी फॉर दैट। I would like to pay thanks for your kind attention.